हम लोग एक गांव में रहते थे। हमारा गांव एक जंगल के बीच में था, इसलिए मैं बचपन से ही निडर और बहादुर थी। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। मैं 4 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। मेरे भाई भी काफी बहादुर और दिलेर थे। वो लोग अक्सर रात को शिकार के लिए निकल जाया करते थे। हमारा गांव इस बात के लिए भी मशहूर था कि यहाँ किसी आत्मा का साया था और आसपास के लोग यहाँ आने से डरते कि यहाँ आधी रात को आवाज आया करती है। मगर मुझे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। अक्सर मेरी दूसरे चाचा की बेटियां मुझे निडरता की वजह से बड़ी हैरानी से देखती और उसका कारण पूछती, मगर मुझे खुद नहीं पता था। मेरे अंदर अजीब सी बेखौफी थी। शायद भाइयों के साथ रहने की वजह से मेरा दिल भी मर्दों की तरह ही मजबूत और स्थिर था। मेरे चाचा जी शहर में नौकरी करते थे, तो उनकी फैमिली भी उनके साथ ही वहां चली गई थी। वो लोग काफी डरपोक हो चुके थे। एक बार मेरे चाचा जी और उनके बच्चे गांव में छुट्टियां गुजारने आए, तो उन लोगों को वही आवाजें आई, तो वो लोग तो डर ही गए। उनके डरने का मैंने और मेरे भाइयों ने खूब मजाक उड़ाया। अगले दिन मेरी कजन ने बताया कि शहर में जो उनका घर है, उसके ऊपर वाले पोर्शन में एक ही कमरा है और चाचा जी उन लोगों को वहां जाने नहीं देते। मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई। तुम लोग खुद वहां क्यों नहीं जाते? मैंने अपनी कजन से पूछा। हमें डर लगता है। उसके चेहरे पर डर के साए लहराने लगे थे। तो तुम लोगों को उस कमरे का राज जानने के लिए उत्सुकता नहीं होती क्या? मैंने हैरान होकर उनसे पूछा, क्योंकि मुझे जिस चीज से मना किया जाता मैं वो जरूर किया करती थी। नहीं, हमें डर लगता है। उसने वही रटा रटाया शब्द फिर से बोल दिया था। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम वहां पर जाकर देखो कि आखिर वहां पर है क्या? मैं तुम्हारी जगह होती तो वहां पर जाकर पता भी चला चुकी होती कि वहां पर क्या है। मैं जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर अपनी कजन को वहां जाने पर उकसा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचकर पता करूं कि आखिर वहां है क्या। बाबा बताते हैं कि वहां पर बुरी आत्माओं का साया है, और तुम्हें पता तो है ना कि मुझे उन चीजों से कितना डर महसूस होता है। मेरी कजन ने कांपती हुई आवाज में बताया। तुम बिल्कुल डरपोक हो, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। तुम जैसी बहादुरी मुझे नहीं आती। वो भी मुंह बनाकर वहां से चली गई। यूं ही कई दिन गुजर गए। मैं एक दिन बैठकर यही सोच रही थी कि आखिर चाचा जी उन्हें वहां क्यों नहीं जाने देते थे। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्द से जल्द वहां चली जाऊं और जाकर पता करूं कि आखिर ऐसा क्या था वहां, जो चाचा जी उनको वहां जाने से इस कदर तीव्रता से मना करते थे। मुझे कॉलेज से जैसे ही छुट्टियां मिली तो मैंने वहां जाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया, और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम माँ से अनुमति लेना था। मुझे शहर जाना है, चाचा जी के पास। मैंने माँ को देखा, क्योंकि मेरी जिज्ञासा स्वभाव मुझे टिकने नहीं दे रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं फौरन जाकर पूछ लेती। माँ ने कहा, क्यों, वो कुछ महीने पहले ही तो मिलकर गए हैं। बस छुट्टियां हैं तो मैं चली जाती हूँ, और चाची जी से सिलाई कढ़ाई भी सीख आऊंगी। मैंने कुछ नए अंदाज में उनको मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे खानदान में चाची की सिलाई कढ़ाई के चर्चे थे, और मुझे जरा सी उम्मीद नजर आ रही थी कि ऐसे माँ शायद मुझे जाने दे। मगर ये मेरा वहम था। कोई जरूरत नहीं, यहाँ करीबी सिलाई कढ़ाई का सेंटर है, वहां चली जाना। माँ ने सख्ती से कहा। माँ प्लीज, मैं कभी शहर नहीं गई। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं शहर की जिंदगी देखूं। वहां की जिंदगी हमारी जिंदगी के मुकाबले में इतनी अच्छी होती है। मैंने घबराकर जज्बाती अंदाज में कहा। मैंने एक बार मना कर दिया है तो इसका यही मतलब है कि मुझे इस बात पर अब और बहस नहीं करनी। वैसे भी उनके घर बुरी आत्मा का साया है। माँ गुस्से से बोलकर वहां से चली गई। मैं बस मुंह बसोर कर रह गई। मैं उनको कैसे बताती कि इसी वजह से तो मैं वहां जाना चाहती थी। एक हफ्ता गुजरा तो मेरी कजन का फोन आया, और वो भी जिद करने लगी कि मैं उनके पास शहर आऊं। अब मेरा दिल वहां जाने के लिए और बेचैन हो रहा था, मगर माँ से अनुमति लेना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, और वो जिस काम के लिए मना कर देती तो उस बारे में बात तक करना भी पसंद नहीं करती थी। मेरे बड़े भाई की माँ से बहुत बनती थी, और उनकी हर बात को वो मान लिया करती थी। अब मुझे अपने भाई को मनाना था। वैसे भी लाडली बहन होने की वजह से मैं जरा सी जिद करती तो भाई मेरी हर बात फौरन मान जाया करते थे। मैंने भाई से बात की तो उन्होंने पहले मना कर दिया, क्योंकि उनको भी माँ की तरह यही डर था कि वहां जाकर कहीं मुझ पर बुरी आत्मा का साया ना हो जाए। मगर मैंने बहुत जिद की तो भाई ने माँ से बात करने की हामी भर ली। उन्होंने जब माँ से बात की तो माँ ने भाई को भी मना कर दिया, लेकिन भाई ने मेरी जिद को जानते हुए उनको कुछ न कुछ कहकर मना ही लिया था। इस तरह कुछ दिनों बाद मैं भाई के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि चाची ने माँ को पहले ही बता दिया था कि उनके ऊपरी वाली मंजिल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो इसी वजह से माँ ने मुझे फिर से वार्न करके भेजा था कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं शहर पहुंचकर बहुत खुश थी, और यह खुशी मेरे हर अंदाज से ही झलक रही थी।
वहां पर सबने हमारा शानदार वेलकम किया, क्योंकि मैं पहली बार वहां पर गई थी। भाई को 2 दिन वहां पर रहना था, तो मैं इसी वजह से ऊपर मंजिल पर नहीं जा सकती थी। मैं भाई का भरोसा जीतना चाहती थी कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। इसी वजह से मैंने भाई की मौजूदगी में उनको अपने यहाँ आने के मकसद की भनक भी नहीं पड़ने दी थी। भाई मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो जाते हुए भी मुझे सख्ती से वार्न करके गए थे। उनके जाते ही मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं जाकर उस राज को जरूर जान लूंगी। बचपन से ही हॉरर और जासूसी कहानियां पढ़ने की वजह से मेरी फितरत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे जिस भी राज के बारे में पता चल जाता तो जब तक मैं उसके बारे में सब कुछ न जान लेती थी मुझे चैन नहीं आता था। और इस तरह कुछ दिन और बीत गए थे। मैंने ये बात नोट की थी कि चाचा जी रात का खाना खाते ही वहां से ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते थे। मेरा रोज दिल करता कि मैं चाचा से पूछूं, मगर वो खाना खाने के बाद ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते और दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लिया करते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा जी से पूछ ही लिया कि घर के बाकी लोग वहां क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने यही बताया कि वहां पर बुरी आत्मा का साया है। मैंने यूं ही सरसरी से अंदाज में ऊपर जाने को कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, और उनका अंदाज ऐसा था कि मैं पल भर को तो डर ही गई थी। मेरी कजन ने भी मुझे डांटा कि जब मना किया था तो तुमने क्यों पूछा। मैंने अपनी कजन से कहा, देखो हो ना हो बात कोई और ही है, और आत्मा का कहकर चाचा जी तुम लोगों को पागल बना रहे हैं। मेरे अंदर के जासूस ने अंगड़ाई ली और उनको देखते हुए मैंने अपने दिल की बात की थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरी कजन ने नासमझी से मुझे देखते हुए कहा, देखो चाची जी भोली सी है और तुम लोग भी कोई खास समझदार और चालाक नहीं हो। मुझे लगता है कि चक्कर कोई दूसरा है। मैंने बेखौफ होकर वो सब कहा जो मुझे नजर आ रहा था, जबकि मेरी कजन आंखों में हैरानी लिए मुझे देख रही थी, जैसे उन्हें यकीन ना हो। और उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा था, कैसा चक्कर? उसके माथे पर सोचों का जाल बिछ गया था। उफ, उस चक्कर के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन बात इतनी छोटी हरगिज नहीं है। यानी देखो आत्मा वगैरह का कोई सीन नहीं है, बात कोई और है जो वो तुम लोगों से छुपा रहे हैं। मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए ये अनुमान लगाया था। तुम ठीक कह रही हो, बाबा अक्सर तो सारा दिन घर ही रहते हैं, कोई नौकरी भी नहीं करते। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए बाहर का रास्ता ही अक्सर यूज करते हैं। हमें ना वो ऊपर जाने देते हैं, और वो अक्सर रात को बाहर से आते हैं तो सीधा ऊपर ही जाते हैं। मेरी कजन ने कुछ सोचते हुए कहा था, लेकिन अजीब अजीब सी आवाजें तो वहां से आती है ना। छोटी कजन ने उलझते हुए अपनी राय पेश की। देखो आत्मा चाचा जी को कुछ नहीं कहती, वो भी तो रोज ऊपर ही जाते हैं ना, और वो रात के वक्त वापस भी अंधेरे में ही आ जाते हैं। काम भी नहीं करते तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेरी ऐसी सोचों के वार उन्हें परेशान कर गए थे, और बाबा से जब भी पूछो तो वो मना कर देते हैं। मेरी कजन ने परेशान होते हुए कहा, फिक्र न करो, कुछ करके पता चला लूंगी। मैंने उनको तसल्ली दी और सोने को कह दिया। अगले दिन चाचा जी जैसे ही घर से गए तो मैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गई, मगर वहां कमरे के बाहर लगा मोटा सा ताला मेरी तरफ मुंह चिढ़ा रहा था। मैंने खिड़की ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके आगे भी ईंटों की दीवार थी और मुझे इस कमरे से अजीबो गरीब सी बदबू आ रही थी। मैं नाकाम और मायूस होकर नीचे आ गई थी। चाचा को अब मुझ पर भरोसा हो चुका था कि मैं ऊपरी मंजिल की तरफ नहीं जाऊंगी, तो वो खाना खाकर जैसे ही ऊपर गए मैं भी उनके पीछे पीछे ऊपर ही चली गई। मैं दरवाजे के पीछे छुप गई थी, मगर वहां इतनी ज्यादा औरतें देखकर मेरी जान निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहां इतनी ज्यादा औरतें क्यों मौजूद थी। उसके बाद चाचा उनकी बातें सुनते रहे, और दूर होने की वजह से मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वो औरतें चली गई, चाचा कमरे में चले गए, तो मैं दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। मगर जैसे ही मेरी नजर अंदर पड़ी तो मेरी जान निकल गई कि वहां अजीबो गरीबी दुनिया बसी हुई थी। वहां खून ही खून था और अजीब से जानवरों के सर पड़े हुए थे। कमरे में परिंदे भी उड़ रहे थे। चाचा काले रंग का जोड़ा पहनकर अजीबो गरीब जानवरों के साथ बातें कर रहे थे, फिर उसी को मार कर उसके खून से कुछ लिख रहे थे। इस टाइम वो कोई आदमखोर लग रहे थे। मेरी सारी बहादुरी और तेज तर्रारी हवा हो गई थी। मेरे जिस्म के बाल खौफ से खड़े हो गए थे। मेरी दहशत से टांगे कांपने लगी थी और बहुत मुश्किल से मैं वहां से नीचे आई। मेरा सारा जिस्म ठंडा पड़ रहा था। मैं उनको नहीं बता सकती थी कि मैंने वहां क्या देखा था। मेरी कजन पूछती रही कि क्या हुआ है, मगर मुझ में बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे बुखार ने आ लपेटा। फिर मैं वापस अपने गांव चली गई और डर मेरी आत्मा से लिपट गया। मैं चलते चलते डर जाया करती थी और फिर चिल्लाने लगती। मुझे पता ही ना चला कि कैसे ये डर मेरे दिल में बैठ गया। मुझे हर चीज से डर लगने लगा था। माँ को तो यही लगा कि मुझ पर आत्मा का साया हो चुका है, मगर उनको हकीकत नहीं पता थी। चाचा जी कैसे काम में शामिल हो चुके थे। मुझे अब सपने भी ऐसे ही आते थे।
एक दिन भाई के बहुत फोर्स करने पर मैंने उनको सारी कहानी सुना दी और वो भी सुनकर दंग रह गए थे। मैं बहुत कोशिश करती कि मुझे वो दिन याद ना आए, लेकिन मैं जब आंखें बंद करती तो मेरी आंखों के सामने वही जंगली जानवर आ जाते और डर मेरी जान निकाल देता था। मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। इसके बाद भाई मुझे अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए, मगर फिर भी मैं अपने जैसी बहादुर ना रह सकी, क्योंकि इस अजीबोगरीब से राज ने मुझे कमजोर कर दिया था। फिर एक दिन मैं भाई के कमरे में जाने लगी तो वो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। मैं दरवाजे के बाहर ही रुक गई। चाचा जी, उसे पता चल चुका है कि आप काला जादू करते हैं और लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। वो बहुत डरी हुई है और मुझे डर है कि वो किसी को बता ना दे। मैं उल्लू आज रात को भिजवा दूंगा, पहले उसका तोड़ करें वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। भाई की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाई भी इसी काम में शामिल होंगे। मेरी आंखों के सामने राज खुलने के बाद अंधेरा छा गया और मैं सर के बल जमीन पर गिर गई। उसके बाद से मैं आज तक चुप चुप सी रहती हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।